हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो मैं टॉपिक जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, CPO-SI, SSC, CGL या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आप लिखा हुआ देख भी रहे होंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आप ये मान लीजिए एरर्स की तरह ही सॉल्व करने का जो है एक, इसमें बस एरर्स में आपको ऑप्शंस नहीं दे रखे होते, इसमें एक चीज अंडरलाइन करके उनके ऑप्शंस जो है वो दिए रहते हैं। और इसमें आप ये मान के चलिए किसी भी एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन जो है वो एरर्स के आते हैं तो 20 ही सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के आते हैं। जो चीज एरर्स के क्वेश्चंस में अप्लाई करी जाती है, सेम वही चीज सेंटेंस के इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस में भी अप्लाई की जाती है। और आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सीखने के लिए ग्रामर का कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। रूल्स के चक्कर में बहुत ज्यादा ना पड़े, रेक्टिफिकेशन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जब भी एग्जाम आता है तो उसमें मिक्स करके एरर्स आते हैं और हमें जो है वो 1 मिनट से भी कम समय मिलता है। तो आज मैं आपको जिस तरीके से सिखा रही हूँ, आप बिल्कुल जो है उस चीज को देखते ही ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखेंगे 10 सेकेंड के अंदर आप जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको जो है शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। क्या है, पहले क्वेश्चन लिख रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सेटबैक्स एंड फेलियर्स। ये मैं इजी क्वेश्चन ले रही हूँ और इसके साथ साथ मैं ये भी लिखूंगी कि इसमें आया हुआ है हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस। अब जो सेंटेंस इंप्रूव करना है वो यहां से यहां तक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हैव ऑलवेज बीन, बी वर ऑलवेज बीन, सी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब आपको जो मैं पॉइंट है उससे समझाऊंगी। देखिए, सेटबैक्स एंड फेलियर्स हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस। ये हमारा जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, इस अंडरलाइन वाले पार्ट को हमें इनमें से किसी एक से जो है वो जोड़ देना है। तो अब पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम समझेंगे। देखिए, अगर 2 अनकाउंटेबल नाउन्स है, आप ये देखिए 2 अनकाउंटेबल नाउन्स है या 2 सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है। आप ये देखिए, अगर 2 अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स या 2 प्लूरल नाउन, 2 अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स या प्लूरल नाउन्स एंड से जुड़े हुए, तो जो वर्ब होता है वो प्लूरल हो जाता है। अब सेटबैक्स को आप भी लीजिए। सेटबैक्स का मतलब होता है झटके लगना और फेलियर का मतलब होता है कि किसी भी चीज में असफलता। तो सेटबैक, झटके लगना, फेलियर, ये दोनों के दोनों नाउन कैसे हैं? अनकाउंटेबल। अगर 2 अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हैं या 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं या 2 प्लूरल नाउन एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसा हो जाता है? प्लूरल। और ये जो हैज है ये सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करेंगे? हैव। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक बार दोबारा से समझा देती हूँ कि सेटबैक्स और फेलियर्स 2 अनकाउंटेबल नाउन है। अगर 2 अनकाउंटेबल नाउन या 2 सिंगुलर नाउन या 2 प्लूरल नाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है। इसी कड़ी में एक और पॉइंट है, आप लोग से ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो,
बाद में फिर सोचोगे कि हाँ जो है मैडम ने मिटा दिया, हमने देखा भी नहीं। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज से मैं आप लोगों को एक पॉइंट और समझा रही हूँ। देखिए, अगर दो नाउन्स ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए, ठीक है, दो नाउन्स ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए। मैंने पहला पॉइंट बताया था अगर एंड से जुड़े हो तो प्लूरल हो जाता है, चाहे सिंगुलर हो जो प्लूरल हो। लेकिन अगर इस तरीके की बात है तो जो और, नॉर और बट ऑल्सो के बाद जो नाउन आएगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, नॉट ओनली द मास्टर, ये देख रहे हैं आप, ये सिंगुलर है, बट ऑल्सो द सर्वेंट्स अनहैप्पी। अब मैंने यहाँ लिखा वॉज और वर। तो आप ये देखिए कि बट ऑल्सो के बाद जो नाउन आया है वो प्लूरल है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर। तो आपको ये पॉइंट आ गया। ऐसे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने देखा। जरूरत से ज्यादा डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एंड से जुड़े हो तो प्लूरल लगेगा वर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो वगैरह से जुड़े हुए हो, ईदर और, नीदर नॉर से जुड़े हुए हो, तो इनके बाद वाला देखेंगे। तो ये वाला पॉइंट एक, तो इसके साथ ही मैंने आपको दूसरा पॉइंट समझाया, ठीक है। अब इसके बाद ये देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए। अब जो मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के करवा रही हूँ उनमें मैं ऑप्शंस नहीं दूंगी, क्योंकि बोर्ड जो है वो छोटा है, तो इस वजह से ऑप्शंस आ नहीं पा रहे हैं इसमें लिखने में। तो मैं आपको उसके, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन मैं नीचे दे रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक बात हमेशा याद में रखिएगा कि कभी भी किसी भी एग्जाम में जो जरूरत से ज्यादा कोर्स खरीदते रहते हैं, 10 ग्रुप्स को ज्वाइन करते रहते हैं, या जो है इसका भी पेड कोर्स ले और उसका भी पेड कोर्स ले, जरूरी नहीं है कि वही सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल वो होता है कि जो किसी बात को सुनकर उसे अपने जीवन में उतारता है, उस चीज पे प्रैक्टिस करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप लोगों को अगर अपनी मंजिल पानी है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अगर रूल्स के रूल्स रट लेंगे, पूरी किताब भी रट लीजिए। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे किसी किताब का नाम ले लिए, कहते हैं हमने पूरी जो है वो किताब याद कर रखी है। अगर वो पूरी किताब याद कर रखी है तो क्यों नहीं उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता। सिलेक्शन ना होने का एक ही कारण है, कोई किताब आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती, कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता जब तक आप खुद ना कुछ करना चाहो, समझे। तो इसीलिए अगर आपका है, आपका एक ध्येय है, लक्ष्य है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, मगर प्रैक्टिस उसके लिए मस्ट है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जो कुछ मैंने समझाया, जो भी मैं चीजें समझाती हूँ, आप उसे एक पेन पेपर लेकर नोट डाउन कीजिए। जिंदगी में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तभी ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में तो कई बार फिर भी ये हो जाता है कि टीचर जो है वो बच्चों के दिमाग में उस चीज को भर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी होती है। इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। ये नहीं कि बीच में हट गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, बाय टेम्परामेंट
टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव। इंग्लिश आर रिजर्व्ड, सो दे प्रेफर टू लिव इन सॉलिटरी हाउसेस। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले, सुनसान। अब यहाँ पर ये इतना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। अब आपको इस सेंटेंस में क्या गलती दिख रही है आप लोगों को मुझे ये बताना है। देखिए, टेम्परामेंट स्वभाव से, इंग्लिश जो है वो रिजर्व यानी कि बहुत ही ज्यादा अपने तक सीमित रहने वाले हैं, तो वो प्रिफर करते हैं सॉलिटरी हाउसेस में, अकेले हाउसेस में रहना वो प्रिफर करते हैं। अब एक चीज ये समझिए, देखो, अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो वो अनकाउंटेबल। अब दिमाग में ये आएगा कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में अनकाउंटेबल क्यों है? कोई भी जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, ये अनकाउंटेबल यानी कि जो गिनी नहीं जा सकती वो मानी जाती है। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, लैंग्वेज जो है वो पैदा होती है, डेवलप होती है, ग्रो होती है, और जब उसका यूज नहीं किया जाता तो वो मर भी जाती है। जितनी जनरेशन है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को लैंग्वेज जो है वो ट्रांसमिट करती है। तो जब तक जनरेशन आती रहेंगी तब तक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ जुड़ता रहेगा। हम आज भी वही लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं जो सदियों पहले बोली जाती थी, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे। तो जब जनरेशन आती रहेंगी, लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, तो वो क्या बन जाता है? अनकाउंटेबल। इसी प्रकार से जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं वो भी अनकाउंटेबल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ उन सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो जो चीज अनकाउंटेबल होती है वो क्या मानी जाती है? सिंगुलर। तो अगर मैंने यहाँ पे ये बोला कि अनकाउंटेबल है तो क्या मानी जाएगी? सिंगुलर। अगर मैंने ये बोला कि इंग्लिश इज स्पोकन ग्लोबली, तो इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश एक अनकाउंटेबल नाउन, एक लैंग्वेज है, और वह पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द ग्लोब जो है बोली जाती है। लेकिन अगर हम जो लैंग्वेज है वही वहां की नागरिकता भी है, जैसे हम लगा दें द इंग्लिश, द फ्रेंच, द पोर्चुगीज, तो आप ये समझिए कि ये जो है ये वहां के नागरिकों को कहते हैं। जब भी कोई लैंग्वेज उस देश की लैंग्वेज जो है वो उस देश की नागरिकता भी को भी जो है वो बताती है। जैसे द इंडियन, तो वो लैंग्वेज के नाम के आगे या किसी भी नागरिकता, जैसे ही उन सिटीजन्स के आगे द लगता है, तो द लगते ही वो क्या बताता है? पूरा का पूरा ग्रुप। और जब पूरा ग्रुप बनाता है तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल। तो जब कोई लैंग्वेज जो है वो अनकाउंटेबल है तो उसके आगे द का यूज नहीं किया जाता। लेकिन अगर लैंग्वेज वहां की नागरिकता बताती है तो वो चीज क्या बताती है? नागरिकता बताते हुए क्या बताती है? पूरे ग्रुप को बताती है। और पूरे ग्रुप को बताते ही वो चीज क्या होती है? ऑब्वियसली लोग जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, तो पूरे ग्रुप को बताती है। तो इसीलिए अगर किसी के लैंग्वेज के पहले दा लग जाता है तो वो किसको, हाँ, वो इसका एक कंडीशन ये है कि वो लैंग्वेज वहाँ की नेशनैलिटी, जैसे हिंदी हमारे यहाँ के द हिंदी नहीं बोलते, हमारे यहाँ की नेशनैलिटी जो है, नागरिक राष्ट्रीयता जो है वो है द इंडियन। और इसीलिए हम इंग्लिश बोल रहे हैं द इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब हुआ लोग। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ो तो ये बोल रहा है बाय टेम्परामेंट इंग्लिश आर रिजर्व, लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश पीपल, यानी कि अंग्रेज लोग जो है वो रिजर्व होते हैं। तो ये पूरे ग्रुप को बता रहा है, तो इसके पहले क्या लगना जरूरी है? द। और चूंकि ये पूरे ग्रुप को बता रहा है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा? प्लूरल। ध्यान से देख लीजिए, दोबारा से कॉन्सेप्ट समझाना है तो बता देती हूँ कि अगर कोई लैंग्वेज है तो वो सिंगुलर मानी जाती है क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। अगर वही लैंग्वेज नेशनैलिटी बन जाती है तो उसके आगे क्या लगा देते हैं? द। और द लगाते ही वो पूरे के पूरे ग्रुप को बताती है, इसलिए वो क्या बन जाती है? प्लूरल। देख लीजिए,
तब तक मैं जरा तीसरा क्वेश्चन देख लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक पूरी सीरीज है जो मैं अभी 10-10, 15-15 क्वेश्चंस करके डाल रही हूँ। तो ये सीरीज नंबर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की सीरीज नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, he listened to my objections patiently and then explained why had he taken such an action in my absence। जो यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो ये, इतना में आपको करना है। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। He listened to my objections patiently, कि उसने मेरी ऑब्जेक्शंस यानी कि मेरे प्रतिवाद को बहुत ध्यान से सुना। पेशेंटली यानी कि बहुत धैर्य पूर्वक सुना। एंड देन है ये, एंड देन एक्सप्लेन, और फिर उसने एक्सप्लेन करा कि उसने ऐसा एक्शन क्यों लिया मेरी अनुपस्थिति में। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए। पहले एक एक करके समझाती हूँ। देखो, अगर मैं आपसे कभी कोई एक दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है, पहले हम लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हिच, वेयर एक्सेट्रा। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ड, फिर लेते हैं हम सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर लेते हैं हम वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मैंने पूछा तुम वहां क्यों गए। अब ये मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है जब आप किसी से सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम। मैंने तुम वहां क्यों गए। अब तुम वहां क्यों गए ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड है व्हाई। गए से पता चल रहा है कि भाई वो पास्ट एंड डेफिनेट है इसमें। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे इसको, इसका व्हाई, फिर आपको क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब व्हाई, डिड, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट कौन, तुम, यू, गो देयर। चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें बना दिया डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया व्हाई डिड यू गो देयर। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, तो अब मुझे करवाना है आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है। पहले आप यहाँ तक देख लो, इसे मिटा के फिर मैं आगे लिखूंगी। पहले यहाँ तक देख लो। चलो आपने देख लिया होगा, अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। अब होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन सीधा नहीं पूछते। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो कंजंक्शन यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड तो आते हैं बीच में, लेकिन क्या होता है कि वो क्वेश्चन जो है दो वाक्यों को जोड़ता है। अब दो वाक्यों को जोड़ता है तो वो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो कंजंक्शन का काम करता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला ही आस्क्ड मी what my name was। He asked
अब आप देख रहे हो, ये आपका एक क्लॉज, ये आपका दूसरा क्लॉज, जोड़ा किसने? व्हाट ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड किसका काम कर रहा है? कंजम्पशन का काम कर रहा है। और आप ये देख लो, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के एकदम बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? पहले सब्जेक्ट आ रहा है और फिर हेल्पिंग वर्ब। यानी कि अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं और वो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो पहले क्या होता है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, और क्वेश्चन मार्क कभी नहीं लगता, फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। जरा ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, ही लिसन टू माई ऑब्जेक्शन पेशेंटली एंड, उसके एंड से आप देख रहे हो दूसरी क्लॉज जो है वो शुरू होगी। देन एक्सप्लेन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाई आ रहा है, यहाँ से हैड यहाँ से हटाएंगे, पहले यहाँ लिखेंगे वाई, फिर लिखेंगे वाई ही हैड टेकन सच एन एक्शन इन माई एब्सेंस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, जब आप किसी से सीधा क्वेश्चन करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, क्वेश्चन वर्ड कंजम्पशन का काम करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इस बात को बताना बहुत जरूरी है। मैंने क्वेश्चंस वही चुने हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वही मैंने इसमें लिए हैं। सीपीओएसआई के पेपर में आपको पता होगा कि 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है, और इंग्लिश इतनी इजी इंग्लिश होती है वो कि अगर, लेकिन इजी तभी है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई भी चीज आपके लिए जो है वो इजी नहीं है। सीपीओएसआई के पेपर में जो प्री है उसमें 50-50 नंबर की जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश आती है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है और उसके बाद 200 मार्क्स की जो है वो आपकी इंग्लिश का होता है। आप खुद भी सोच सकते हैं सीपीओएसआई की जॉब जो है एक कितनी ज्यादा रेप्यूटेड जॉब है, और इस जॉब के लिए कितने लोग जो है वो कोशिश करते हैं, और लेकिन मिलती उसी को है जो लगातार प्रैक्टिस करता है। देखिए, लक अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है, और जब तक डिसिप्लिन नहीं, जब तक चीजें ढंग से समझ में नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो ध्यान से जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ उसे ध्यान से समझिए, एक एक बात को समझिए। आगे आपके आगे अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप एकदम जो है इनको समझ जाएंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। क्वेश्चन आप देख लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, जितनी बात समझ में नहीं आया आपका अपना वीडियो है, बार बार जो है उसको देखिए। 2x स्पीड पर भी आप देख सकते हैं, उससे जो है आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। पहले सिंपल स्पीड पे देखिए, फिर 2x स्पीड पे देखिए, जूम करके देखिए, जैसे देखना है वैसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the staff members और प्लीज फोन को इस तरीके से करके देखें। ऐसे करके देखेंगे तो मेरी राइटिंग आपको छोटी लगेगी। इस तरीके से क्या कहते हैं इसे, लैंडस्केप मोड में करके देखें तो आपको जो है वो समझ में आएगा। ऐसे करके ना, क्योंकि वरना आपको मेरी राइटिंग छोटी लगेगी, थोड़ी सी कर्सिव भी है राइटिंग। The staff members wanted he to take over as the secretary to the MD। अब यहाँ पर ये है, ये इतना पार्ट आपका अंडरलाइन पार्ट आपको स्टिक करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। स्टाफ मेंबर्स चाहते हैं कि वो जो है वो एक सेक्रेटरी का पद जो है संभाल ले, एमडी की, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, देखो एक चीज होती है वर्क, ठीक है। वर्क का मतलब होता है, वर्क को हम अभी फिलहाल के लिए वर्क जो है बात है, वर्क को हम कई पैसे, बहुत बड़ा चैप्टर है वर्क, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब,
फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, बहुत सारा, धीरे धीरे करके सारी चीज समझाऊंगी। फिलहाल वर्ब में आप ये सोचिए, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग। तो मेन वर्ब ऐसे समझिए, जो भी वर्ब जो है, जिस वर्ब से आपके दिमाग में, चाहे वो स्टेटिव हो चाहे वो डायनेमिक हो, जिस वर्ब से आपके मन में एक्शन की करते ना करते एक इमेज आए, उसे क्या कहा जाता है? मेन वर्ब। जैसे सी, देखने की एक इमेज आ रही है। लिसन टू द म्यूजिक, गाना सुनने की म्यूजिक सुनने की एक इमेज आ रही है। भागना, खाना, सोना, इन सब की जो इमेज आ रही है, तो जिस एक्शन से इमेज आती है उसे कहा जाता है मेन वर्ब, जो एक्शन अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जो इसकी मदद करते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर वगैरह वगैरह, ये सारे आपके हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको एक ही चीज। अब एक चीज ये देखिए, वर्ब के आगे जो आता है वो आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में दो ही चीजें काम करती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। यहां तक देख लीजिए, फिर से मिटा के करूंगी। अब मैं आपको समझा दूं। देखो, वर्ब के आगे आता है नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट के रूप में। वर्ब के पीछे आता है ऑब्जेक्ट। ये भी दो ही चीज काम करती है, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब आप चीज एक देखिए कि अगर सब्जेक्ट के आगे और पीछे नाउन आ रहे हैं, तो नाउन का मतलब तो होता है नाम, नाम जो है, तो उनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। अब मैं आपको प्रोनाउन से समझा रही हूँ। जैसे आप ये समझिए कि सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है आई, तो ऑब्जेक्ट के रूप में वो होगा मी। अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर होगा अस। अगर यहाँ ही है तो यहाँ होगा हिम। यहाँ शी है तो यहाँ होगा हर। और अगर यहाँ पर यू है तो ये यहाँ पर भी यू ही रहेगा। लेकिन दे है तो हो जाएगा दे। तो कहने का मतलब ये है, अगर प्रोनाउन वर्ब के पहले आएगा तो उसका ये पार्ट रहेगा। प्रोनाउन अगर वर्ब के बाद आएगा तो वो इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब आप ऊपर का सेंटेंस देखो, द स्टाफ मेंबर्स वांटेड। वांटेड का मतलब हुआ चाहना। चाहना, चाहने से कोई एक इमेज आ रही है, चाहना, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो वांटेड क्या हो गया आपका वर्ब। अब वर्ब के पहले जो आया है वो चीज क्या है? आपका सब्जेक्ट, ये नाउन है। मैंने आपको बताया वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में भी दो चीजें काम करती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट के रूप में भी दो चीजें काम करती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पर प्रोनाउन है, अगर यही चीज यहाँ होती तो यही ठीक था। लेकिन अब आप खुद देखिए कि अगर ये ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम। दोबारा से देख लीजिए, पहले यहाँ पर देख लीजिए, फिर दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगी। नेक्स्ट वन इज, पहले मैं इसको दोबारा से समझा रही हूँ। वर्ब दो भाग में बांटते हैं, प्रिंसिपल या मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जिसकी कोई भी आपके आंखों के सामने एक इमेज आती है एक्शन की, चाहना, करना, तो वो चीज क्या होती है? जिस मेन वर्ब जिसमें आपका जो है वो, एक्सक्यूज मी, जो आपको हेल्प करता है उसे क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब की सहायता करता है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट यूज होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। सब्जेक्ट के रूप में भी नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन प्रोनाउन होते हैं। लेकिन नाउन में कोई चेंज नहीं होता है। अगर राम सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो राम ही ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोनाउन में मैंने आई लिखा है अपने के लिए, तो मैं ऑब्जेक्ट के रूप में आई ना लिख के अपने लिए क्या लिखूंगी? मी। आई एम अ टीचर, एम एक हेल्पिंग वर्ब है, आई एम अ टीचर। अब मैंने बोला मुझे ये किताब दे दो, तो गिव आई अ बुक नहीं, क्योंकि गिव क्या है? वर्ब। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है? मी। तो मैं क्या लिखूंगी? गिव मी अ बुक।
ये वाला पॉइंट देख लीजिए और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। The next one is चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चन जो है ये क्या कहना चाह रहा है। इन आवर फ्रेंड्स सर्कल इट इज कस्टमरी का कस्टम का मतलब होता है कि कोई चीज जो एक नियम सा बन गई है। इट इज कस्टमरी फॉर ईच ऑफ द मेंबर्स टू बाय देयर ओन टिकट्स। और यहाँ एरर है इस वाले पार्ट में, हो सकता है ना भी हो सकता है हो। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख के समझिए कि इस क्वेश्चन की में क्या एरर जो है वो हो सकती है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है। एक्चुअली होता क्या है कि हर चैप्टर के ना कुछ की पॉइंट्स होते हैं। उन की पॉइंट्स को अगर आप समझ लो ना तो आप कोई सा भी क्वेश्चन जो है कर सकते हो। बार बार आपको किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो एक्टिव पैसिव पूरा रूल बुक बेस्ड है, उसके बावजूद भी कई बार क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं कि जहां केवल समझ के हिसाब से लगाना पड़ता है। तो हर चैप्टर के कुछ जो होते हैं वो की पॉइंट्स होते हैं। वो की पॉइंट्स अगर हमको पता है तो हम कोई भी चैप्टर को क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर आपने सुना भी होता है ज्ञानी बनने के लिए उम्र पड़ी जाती है, लेकिन जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें वो चीज पे ध्यान देना चाहिए जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अगर किसी में कोई चीज जो है वो एक बहुत ही सुपरफ्लुअस सी चीज है या कोई एक ऐसी चीज है जो आपका दिमाग को कंफ्यूज कर रही है तो उस चीज को छोड़ देना चाहिए। या अगर हम लोग प्रोनाउन वगैरह में पढ़ते हैं कि भाई कुछ ऐसे पॉइंट्स वगैरह पढ़ना शुरू करते हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है तो उसकी कोई भी जरूरत आवश्यकता नहीं होती। ये मैं मान के चल रही हूँ कि बच्चों को बेसिक जो है वो आता है और मैं जो है उन चीजों को ये बता रही हूँ कि उसको अप्लाई जो है वो कैसे करना है। बेसिकली ये जो लेक्चर है उसका एम है एप्लीकेशन। ये मैं पूरी एक सीरीज चला रही हूँ। इस सीरीज में आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, लेकिन आप एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए और जो जो पॉइंट्स मैं कराती जा रही हूँ उन पॉइंट्स को जो है वो नोट डाउन करते रहिए। देखिए ये जो चीज मैं करवा रही हूँ जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब पे जितने भी जो है लेक्चर्स वगैरह देखते हैं उसमें 2 या 3 पॉइंट्स करा के लोग जो है वो उसके बाद अपने पेड कोर्स की तरफ जो है वो लोगों को मोड़ देते हैं। लेकिन मेरा एम है क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देना। जो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं उन लोगों को भी जो है ऑनलाइन के माध्यम से अपने से जोड़ना और उनको वो क्वालिटी के बारे में बताना जो जिस क्वालिटी के बारे में वो लोग नहीं जानते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो और जगह पे आपको नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से जो है देखिए और नोट डाउन करते रहिए। देखिए इन आवर फ्रेंड सर्कल इट इज कस्टमरी फॉर ईच ऑफ द मेंबर्स टू बाय देयर ओन टिकट्स। अब एक चीज समझिए, अगर किसी भी सेंटेंस में ईच ऑफ द पर्सन्स, ठीक है, none of the members, neither of the boys, आप एक चीज पे ऐसे ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस में ईच, नन, नीदर, ईदर वगैरह आ रहा है, ईच, ईदर, नीदर आ रहा है, इनके बाद ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद जो नाउन है वो तो प्लूरल, लेकिन उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। इनके बाद ईच, नन, नीदर वगैरह के बाद
जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, और जो इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव लगता है तो वो भी कैसा आता है, सिंगुलर। मेरा मतलब ये है कि अगर ईच, नन, नीदर आ रहा है तो उसके बाद आप लगाओगे तो थर्ड पर्सन पॉजेसिव लगाओगे, हिज लगाओगे, हर लगाओगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर आपको लगाना है तो आप हिज लगाओगे या हर लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे ये तो लगेगा, लेकिन क्या नहीं लगाओगे, देयर का यूज नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता, देखो ईच का मतलब है प्रत्येक, ईच अपने आप में क्या हो जाता है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव या तो हिज लगाओ या हर लगाओ। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमें इससे। नन, नन का मतलब होता है कोई एक भी नहीं, तो वो भी कैसा, एक भी नहीं तो सिंगुलर है ही। नीदर, दो में से एक भी नहीं, तो दो में से एक भी नहीं, इसलिए उसके साथ भी क्या लगता है, सिंगुलर। हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता, इनके पहले जो ये लगे होते हैं इनके हिसाब से हम क्या लगाते हैं, वर्ब जो है वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी सिंगुलर लगाते हैं। जरा ऊपर वाला सेंटेंस देखो, इन आवर फ्रेंड सर्कल, हमारे फ्रेंड सर्कल में इट इज कस्टमरी, ये कस्टमरी है, यानी कि ये एक रिवाज है। फॉर ईच ऑफ द मेंबर्स, आप देख रहे हो ईच ऑफ के बाद जो ये नाउन आया है ये कैसा आया है, प्लूरल। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, ईच। ईच का मतलब क्या है, प्रत्येक, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, तो इसीलिए इसको फॉलो क्या करता है, या तो हिज या हर। यहाँ पे देयर हटा के क्या कर लो, ईच ऑफ द मेंबर्स टू बाय हिज ओन टिकट्स या टू बाय हर ओन टिकट। अगर ये होता गर्ल्स वगैरह होता, अगर जेंडर मेंशन नहीं कर रखा है तो हिज का यूज करते हैं, जेंडर मेंशन कर रखा है तो आपको पता ही है लड़कियों का बात कर रखी है तो हर का यूज जो है वो किया है। मैंने आपको जो समझाया थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया। तो 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया कि इसका क्या मतलब होता है। अभी इसके आगे भी बता रही हूँ, अभी जाना नहीं कहीं पर भी, अभी और बता रही हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट्स जरूर करें, ना पसंद आए तो भी कमेंट्स जरूर करें, कमेंट जरूर करेंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, उस फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि क्या आप लोग हमारे वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। चलिए ये देख लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पे पढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पे देख लिया, ले लिया है, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए बिना नोट डाउन करे बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं चलेगा। Next, sixth one is, he is one of the best players that अभी क्या करते हो, जब इनकम लाइन से समझो, आप खुद बढ़। देखिए पहले मैं आपको पॉइंट समझाती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन में वन ऑफ आ रहा है तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल, जैसे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ अस, तो नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर। पहला पॉइंट है, जैसे वन ऑफ द बॉयज इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर। लेकिन 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 इसका एक जो है वो अब यहाँ पे पेंच आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वन ऑफ देखते हैं, वही रट्टाफिकेशन वाली चीज, वन ऑफ देखा और सिंगुलर वर्ब लगा दिया। अब ये तो बता दिया, लेकिन एक चीज यहाँ पे समझिए, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ये आपका एक क्लॉज नंबर 1 है, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। एवर लिव्ड,
ये आपका क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है जो प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो जोड़ने वाला कंजंक्शन होता है उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अगर सेंटेंस में वन ऑफ आ रहा है और सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहा है, दैट आ रहा है, हु आ रहा है, विच आ रहा है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जस्ट पहले देखिए इस नाउन के प्रोनाउन कैसा है। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले आने वाला नाउन प्लूरल है, आएगा क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल ही होता है। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले आने वाला नाउन प्लूरल है तो ये जो वर्ब है, ये वाला जो इसके एग्जैक्ट कंजंक्शन के बाद वाला जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा प्लूरल। अब इस बात को मैं फिर दोबारा से समझा देती हूँ क्या चीज मतलब हुआ मेरी बात का। देखिए, अगर सेंटेंस में वन ऑफ है तो उसके बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन अगर बीच में दैट, which, whom कुछ भी आ रहा है तो ये क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वर्ब कैसा हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ नाउन प्लूरल है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल है। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है तो वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर। जैसे अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि दिस इज one of the best books that I have ever read. ये ठीक है। He is one of the players में कर रहे हैं। One of the players is relaxing। तो खाली वन ऑफ आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब या कोई भी वर्ब जो है वो कैसा लगाएंगे, सिंगुलर। लेकिन अगर बीच में हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहा है तो हम वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले आने वाले नाउन के हिसाब से। देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बहुत क्वेश्चंस इसमें से काफी आते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। Tourists have still come to Egypt। Egypt आपको पता ही है एक देश का नाम है। Tourists have still come to Egypt and are probably still inscribing का मतलब होता है लिखना, उकेरना। Their names on the old stones। ये आपको यहां से करना। क्वेश्चन देख लीजिए, टूरिस्ट आज भी इजिप्ट आते हैं और वो शायद अपना नाम इंस्क्राइब यानी कि लिख रहे हैं ओल्ड स्टोन्स। अब एक चीज ये देखिए, जो ये वर्ड है स्टिल,
स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अभी तक। देखिए, एक होता है yet, दोनों में अंतर होता है। देखो, स्टिल का मतलब होता है कि कोई काम अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है। आर यू स्टिल वेटिंग फॉर हिम, आर यू स्टिल, इज ही स्टिल वीपिंग, यानी कि कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा है लगातार, तो वो जो है वो स्टिल है, यानी कि बैकग्राउंड में या उसमें जो है वो काम कंटिन्यूड है। और जो चीज कंटिन्यूड होती है, कंटिन्यूड होती है, चाहे वो बैकग्राउंड में हो, कंटिन्यूड हो, तो वो चीज क्या होती है, वो कौन से टेंस में यूज की जाती है, कंटिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है। अब बात करते हैं येट। येट का मतलब होता है अभी तक, लेकिन कब तक, जब तक हम बोल रहे हैं तब तक। जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी तक ये पिक्चर नहीं जो है, मैंने अभी तक ये किताब खत्म नहीं की है। मैंने जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तब तक मैंने ये काम खत्म, किताब खत्म नहीं करी, और ना मैं बैकग्राउंड में पढ़ रही हूँ। आई हैव नॉट फिनिश दिस वर्क येट, आई हैव नॉट फिनिश दिस वर्क येट, ना तो मेरा काम चल रहा है बैकग्राउंड में, और जब तक मैं तुमसे बात कर रही हूँ तब तक भी मैंने वो काम पूरा नहीं किया है। लेकिन स्टिल का मतलब है कि वो काम, एक तो येट जो होता है, स्टिल और येट में एक अंतर ये भी है, येट यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में, ठीक है। और जो स्टिल होता है वो इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव वाक्यों में यूज किया जाता है। तो अफर्मेटिव में और इंटेरोगेटिव में अगर ये यूज कर रहे हो तो स्टिल यूज कर रहे हो, किसी बात पर आश्चर्य दिखा रहे हो। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई आश्चर्य दिखा, जैसे अगर हम कहें वो अभी तक उसको याद कर रहा है, वो अभी तक सो रहा है, तो इज ही स्टिल वीपिंग, इज ही स्टिल स्लीपिंग, तो यानी कि कोई काम बैकग्राउंड में कंटिन्यूड है। लेकिन येट जो बताता है वो बोलते समय तक बताता है, नेगेटिव में यूज होता है और इंटेरोगेटिव में यूज होता है। तो कहने का मतलब यह है कि स्टिल जो है ना हमारी कंटिन्यूटी बताता है, और जब कंटिन्यूटी बताता है तो हम उसके साथ कंटिन्यूटी बताने के लिए, अगर हमारा स्टिल आ रहा है तो हम स्टिल के लिए कैसे यूज करेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद हम इज आर एम के हिसाब से वो लगाएंगे, फिर हम बीच में स्टिल देंगे जो कि स्टिल मेन वर्ब के पहले है, फिर उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो अब आप इस सेंटेंस को देखो, टूरिस्ट हैव स्टिल कम टू विजिट and are probably still inscribing their names on the old stones। अब आप देखो स्टिल आ रहा है, तो सबसे पहली बात तो स्टिल में क्या गलत है यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट अभी भी इजिप्ट आ रहे हैं और अपना नाम जो है वो स्टोन्स पे लिख रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टूरिस्ट है, टूरिस्ट का साथ प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, कार। और फिर मैंने आपको क्या बताया, मेन वर्ब के पहले स्टिल लगता है तो कम की जगह क्या कर दोगे। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए कि स्टिल जो है वो कहाँ यूज होता है और येट जो है वो कहाँ यूज होता है। तो आज की सीरीज में ये 7 क्वेश्चंस मैंने करवाए, ये 7 कॉन्सेप्ट्स जो करवाए आपको ध्यान से समझिएगा, पेपर पेन लेके नोट जरूर कर लीजिएगा। आपको लग रहा होगा मैडम बार बार ये बात क्यों कह रही हैं, मगर मेरा कहने का इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके लिए फ्रूटफुल जो है वो जरूर होनी चाहिए। और कमेंट करिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट उसके साथ।